जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समुद्र में भी पत्थर के पुल बना लेते हैं। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। कैसी चल रही है तैयारी? अच्छी। आज वर्ष 2025 का अंतिम दिन है। कल एक नए साल की शुरुआत हो जाएगी। एक नए संकल्प होंगे, नए लक्ष्य होंगे और फिर अनवरत उस पर प्रयास होंगे। उसी क्रम में आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, एसआई का एग्जाम है या रीट का एग्जाम है, वनपाल का एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, आरएस का एग्जाम है, आरएस वापस आने वाली है, तो बहुत सारे विद्यार्थियों के सवाल रहते हैं, सर साइंस के लिए कौन सी बेस्ट पुस्तक है? कोई ऐसी पुस्तक बता दो जो हम साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी नहीं है फिर भी उस पुस्तक को पढ़ के सफलता अर्जित कर सके। क्योंकि जो विद्यार्थी साइंस स्ट्रीम का नहीं है, ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट उसके पास है, ह्यूमैनिटीज है या आर्ट्स बैकग्राउंड से है यूं के, तो उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री ऐसा लगता है कि जैसे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। बात सही भी है। तो मैं एक साइंस स्ट्रीम का अभ्यर्थी होने के साथ साथ मैं आपको आज बताऊंगा कि साइंस के लिए क्या पढ़े। भाई जो साइंस के विद्यार्थी है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है और उनको भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं और साइंस में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो क्या करें? आज अपन इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, सामान्य विज्ञान के लिए बेस्ट पुस्तक कौन सी है? सामान्य विज्ञान के लिए बेस्ट पुस्तक कौन सी है जो पीएसआई में काम आ सके? वनपाल, रीट, फर्स्ट ग्रेड, इन सब के लिए एक ही पुस्तक में सारी सामग्री मिल जाए। तो देखिए, एक जमादार ग्रेड 2 का एग्जाम हुआ था, उसमें 17 में से 15% आए। 17 में से 15% आए। 17 में से कितने बताओ? 15% आए। 17 में से 15%। वो कौन सी पुस्तक है उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले इस पुस्तक ने आपका, भले ही वो पुलिस का एग्जाम हो, इससे पहले डिप्टी जेलर का एग्जाम हो, वीडियो और भी एग्जाम हो, वीडियो हो, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। लगभग 90% रिजल्ट दिया है। तो ऐसी कौन सी पुस्तक है सर जो शॉर्ट एंड स्वीट में हमारा काम चल जाए? और अभी हम दिखेंगे कौन से 15। ये है आपकी पुस्तक, सामान्य विज्ञान की पुस्तक, सामान्य विज्ञान की, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी भी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट भी इसी में शामिल है। क्लियर? ये इसमें क्या क्या शामिल किया गया है? 6 से लेकर 10 तक कंप्लीट जो आपकी साइंस की पुस्तकें हैं एनसीईआरटी, उसको शामिल किया गया 6 से 10 तक। और 11th 12th के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, 11th 12th में आपकी बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की जो किताबें चलती है, उसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनका भी संकलन किया गया। और इस पुस्तक में इसरो की वेबसाइट, डीआरडीओ की वेबसाइट, वहां से भी आपको तक कंटेंट दिया गया, यानी टेक्नोलॉजी वाला कंटेंट। इस पुस्तक ने 17 में से 15% दिए। 17 में से 15% दिए। ठीक है, ये मेरी खुद की पुस्तक है। मेरे जो साथी लेखक है एसआर चौधरी जी, वो अभी सरकारी टीचर है। ठीक है, और आपसे तो मुझे भली भांति परिचित होंगे। ठीक है, तो ये पुस्तक आपके लिए दमदार हो सकती है। कैसे? चलिए बात करते हैं। पहले प्रश्न दिखाते हैं आपको, कौन कौन से प्रश्न आए और किस टाइप से पूछे गए। उससे पहले न्यू ईयर पे ऑफर शुरू हो गया है, सभी कोर्स, एमसीक्यू बैच। और एक और बात, कोई भी बुक्स ले लो, साइंस की ले लो या कोई सी, डिलीवरी चार्ज फ्री है आज और कल के लिए। 31 दिसंबर और कल 1 जनवरी डिलीवरी चार्ज फ्री है, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। यानी आप अपनी प्यारी एप्लीकेशन से बुक खरीदते हैं तो डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, डिलीवरी चार्ज सभी पुस्तकों पे फ्री कर दिया। साइंस की पुस्तक भी आप ऑर्डर कर सकते हैं या कोई से भी, डिलीवरी चार्ज फ्री रहेगा। 2 दिन के लिए ऑफर है बुक्स पे, कोर्स पे तो है ही। चलिए बताते। प्रश्न आया था, जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग के सामान्य उदाहरण। आगे एसआई का एग्जाम है, रीट का एग्जाम में बता दूं, रोग से प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन से वायरस से होने वाले, कौन से जीवाणु से, कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग पूछे जाते हैं। यहां पूछा जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग के सामान्य उदाहरण कौन सा है? टाइफाइड जीवाणु से होता है, हैजा जीवाणु से होता है, एंथ्रेक्स जीवाणु से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। तो ए, बी और सी इसका करेक्ट आंसर, ए, बी और सी। चलिए देखते हैं। आप देखो, एंथ्रेक्स, ठीक है, किसी जीवाणु से होने वाला रोग है, लिखो, स्पष्ट लिखा हुआ है।
दिख तो रहा है? नहीं दिख रहा, जूम कर देता हूं। एंथ्रेक्स मनुष्य और मवेशी में जीवाणु जनित रोग है। एंथ्रेक्स कैसा हो गया? जीवाणु जनित रोग है। ये देखो दूसरा ऑप्शन हैजा, या देखो जीवाणु जनित रोग, हैजा जीवाणु जनित रोग है, टाइफाइड जीवाणु जनित रोग है। लेकिन देखो इन्फ्लुएंजा, ऊपर देखो लिखा है इन्फ्लुएंजा, ये रहा इन्फ्लुएंजा। ये किससे होता है? वायरस से होता है, ऊपर लिखा हुआ देखो। इन्फ्लुएंजा कैसा होता है? देखो वायरस से होता है। कैसा होता है? ये रहा इन्फ्लुएंजा, किससे होता है? वायरस से होता है। अगले पेज पे, इसके जस्ट अगले पेज पे लिखा है मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। तो सीधे सीधे लिखे कौन सा रोग किससे होता है, टेबल के माध्यम से समझाया आपको। अयस्क से धातु निष्कर्षण में जो धातु का निष्कर्षण होता है उसके चरण कौन कौन से हैं? तो पहले क्या होगा? एस का संकेंद्रण होगा, इकट्ठा किया जाएगा, फिर गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद धातु की प्राप्ति होगी और फिर शुद्धिकरण होगा। ए बी डी सी, ए बी डी सी, ए बी डी सी, यानी सी इसका करेक्ट आंसर है। अब देख लीजिएगा, हमने फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको बहुत अच्छे से समझाया है। ये देखो अपनी पुस्तक का नाम है सुदर्शन चक्र, साइंस का सुदर्शन चक्र, ज्ञान वितान प्रकाशन, पेज नंबर 120 पे। पहले एस का सांद्रण होता है, वर्जन का मतलब था गर्म करना, फिर धातु प्राप्त होती है, फिर शुद्धिकरण होता है। ये देखो सही क्रम लिखा है, यानी हमने एक एक चीज डायग्राम से, साइंस के विद्यार्थी आप जानते हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं ताकि बच्चों को अच्छे से याद हो जाए। मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मुख्यतः सोचने और चिंतन का कार्य करता है? अगर मस्तिष्क करता है। अब देखो सीधी लाइन लिखी है, नियंत्रण और समन्वय फर्स्ट ग्रेड में भी ये टॉपिक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पेज नंबर 30 पे सीधी बात लिखी है, मस्तिष्क का सोचने वाला भाग कौन सा? अगर मस्तिष्क। यही तो पूछा है कि बताओ सोचने वाला भाग कौन सा है? अगर मस्तिष्क। यानी आपने हमारी पुस्तक यदि पढ़े हैं, और ये पुस्तक वन लाइनर फॉर्मेट में, कैसे एक टॉपिक के जितने प्रश्न बनते हैं 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी साइंस की, 11 12 जितने प्रश्न बनते हैं सब बना दिए हमने, कुछ बचा है? कुछ छोड़ा ही नहीं आपके लिए, ठीक है। यानी देखो जितने प्रश्न बनते हैं हमने प्रश्न बना के दिए कि मानव मस्तिष्क के कितने भाग हैं, ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे बनता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु से, सब कुछ लिखा है आपने। और ये देखो सीधा पूछ लिया कि बताओ मस्तिष्क का सोचने वाला भाग अगर मस्तिष्क। एनसीईआरटी से पेपर बनता है आजकल, मूल पुस्तकें जो बोलते हैं, और वही हमने यहां से बनाई। ये पुस्तक हमने एनसीईआरटी से बनाई। ये नेक्स्ट प्रश्न था, कौन सा रोग किससे होता है? वायु, जल, यौन संपर्क और निमोनिया वायु से होता है, जल से हैजा होता है, यौन संपर्क से एड्स होता है, और रोग वाहक है मलेरिया। 1 2 3 4, 1 2 3 4 आप देख लीजिएगा। ये हमने बिल्कुल बहुत, कौन सा रोग किस किस से होता है, मनुष्य में सामान्य कौन सा रोग किस किस से होता है, ठीक है। जैसे हैजा किससे होता है? जल से होता है। किससे होता है? जल से। ये सारे लिख दिए आपने, कौन सा रोग किससे होता है, कौन सा रोग किससे होता है। ये देखो बैक्टीरिया जनक या संक्रामक रोग का होता है सिफिलिस और सुजा, सारे लिख दिए हमने कौन सा रोग किससे होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत या इलेक्ट्रिक तारों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाने वाला सोल्डर टाका किससे बनता है? सोल्डर टाका तो ये लेड और टिन से बनता है, केवल सी आंसर होगा, लेड और टिन से बनता है, लेड और टिन से। ये देखो लिखा है क्या सोल्डर टाका, ये देखो। अब आप मानोगे नहीं मानोगे कि एनसीईआरटी से एग्जामिनर पेपर बनाता है, हमने ये बुक एनसीईआरटी से बनाई। क्या लिखा है? सोल्डर किससे बनता है? तो लेड यानी सीसा और टिन से बनता है। ये देखिए, अब यदि जिसने में हमारी पुस्तक पढ़ी और तो उसको लाइन टू लाइन याद है, उसको तो ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है कि सोल्डर टाका किससे बनता है? सीसा और टिन से। यही तो पूछा है कि सोल्डर किससे बनता है, सोल्डर किससे बनता है? लेड यानी सीसा और टिन से बनता है। देखो इसलिए कह रहा हूं कि एनसीईआरटी से जो प्रश्न आते हैं वो सारा इसमें कंपाइल करके रखा हमने। कौन सा समांगी मिश्रण का एक उदाहरण है? और पुस्तक कोई बड़ी नहीं है, पुस्तक है 100 पेज की पुस्तक है, ठीक है। 100 पेज की दोनों तरफ से करें 200 पेज की पुस्तक, केवल 200 पेज। इस 200 पेज में बायोलॉजी भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, और टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, सारी टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, एनवायरमेंट भी है। 200 पेज में सब है इसमें, ठीक है। और लगभग 2000 से ज्यादा प्रश्न बना रखे हमने, वन लाइनर। और सीधी लाइन उठाएंगे आपके, कौन सा समांगी मिश्रण का एक उदाहरण है? समांगी मिश्रण का उदाहरण कौन सा है? तो बताओ, जल में चीनी, जल में
चीनी, ठीक है, जल में चीनी। भाई जल में चीनी में नमक थोड़ी घुलता है, नहीं घुलता ना, समांगी का मतलब जो घुल जाते हैं, तो जल में चीनी घुल जाती है, जल में चीनी घुल जाती है। ये देखो समांगी मिश्रण क्या है, जैसे नमक और जल, ठीक है, जल में नमक घुल जाता है तो कैसा समांगी है, कैसा बताओ समांगी है, ठीक है। इसका मतलब यहां देखो जल में नमक की जगह चीनी लिख दिया उन्होंने, जल में चीनी कर दो, जल में नमक कर दो, कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण, कैसा बताओ समांगी मिश्रण। दो कथन दिए गए, एक गोलीय दर्पण की परावर्ती सतह अंदर या बाहर की ओर वक्रित या मुड़ी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, यह बात बिल्कुल सही है। जिस गोलीय दर्पण की सतह बाहर की ओर वक्रित होती है उसे उत्तल दर्पण बोलते हैं, बाहर की ओर मुड़ी होती है उसे उत्तल बोलते हैं, तो ये गलत हो गया। तो केवल ए सही है, आर गलत है, ए सही है, आर सही नहीं है। ये देखो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, इस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। क्लियर, ये आपको ध्यान में रखना है। वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं वो कौन से, उत्तल लेंस होते हैं, कौन से, उत्तल लेंस होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित डिवाइसों में से किसमें अवतल दर्पण का उपयोग नहीं होता। जो अपने वाहन होते हैं ना, गाड़ी वाड़ी होती है, उसके पीछे वाले जो रियर व्यू मिरर होता है, पीछे देखने वाला मिरर होता है, उसमें उत्तल का यूज नहीं होता, उसमें अवतल का यूज नहीं होता, उत्तल का यूज होता है। तो ये देखो स्पष्ट लिखा है। पहले तो ये देखो किसमें, ऑप्शन क्या दिए, हेडलाइट, सौर भट्टी, सर्च लाइट, पहले दिए देखो हेडलाइट, कार, टॉर्च, उसमें तो होता है अवतल। सौर भट्टी, ये नहीं कि पूरा पेपर एनसीईआरटी से बना आपका, सौर भट्टी अवतल, लेकिन देखो पश्चदर्शी पीछे देखने वाले दर्पण में उत्तल, बस होता उत्तल। इन पूरा पेपर आपका एनसीईआरटी से बना है, हेडलाइट मिल गया, सौर भट्टी मिल गया, सर्च लाइट मिल गया, पश्च दर्पण। और हमने ये बुक एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए पूरी एनसीईआरटी बेस्ड बनाई है। रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया में मानव हृदय, मानव हृदय में दो आलिंद होते हैं, दो नीले होते हैं। मैं हमेशा जब बायोलॉजी पढ़ाता हूं तो बताता हूं, आलिंद, आलिंद से रक्त कहां जाता है, नीले, बीच में त्रिवलनी कपाट होते हैं, क्या होते हैं, त्रिवलनी कपाट होते हैं, ठीक है। तो आलिंद नीले, ये दाया आलिंद, दाया नीले, बाया आलिंद, बाया नीले, ठीक है। तो आप सुनिए महाशिरा से रक्त कहां आता है, ठीक है, यदि आप सुनिए महाधमनी, कहां से बताओ, महाधमनी, ठीक है, उसे रक्त कहां आएगा बताओ, तो दाया आलिंद, आलिंद के बाद कहां बताओ, नीले, कहां बताओ, नीले, फिर उसके बाद जो रक्त आएगा, ठीक है। वैसे हमेशा ध्यान रखना धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहेगा, कैसे बताओ, अशुद्ध रक्त बहेगा। क्लियर, तो ये आपको ध्यान में रखना। चलिए, तो महाशिरा से रक्त का आएगा दाया आलिंद, फिर त्रिवलनी कपाट, दाया नीले, फिर पल्मोनरी धमनी से होता हुआ। तो पहले कहा दाया आलिंद, फिर दाया नीले, फिर बाया आलिंद, बाया नीले, तो बी डी ए सी, बी डी ए सी, बी डी ए सी इसका करेक्ट आंसर होगा, बी डी ए और सी। ये देखो हमने डायग्राम से भी बताया आपको, डायग्राम से भी आपको बताया। रक्त का आएगा बताओ महाशिरा से, महाशिरा से आएगा दाया आलिंद, दाया आलिंद से दाया नीले में जाएगा, बीच में त्रिवलनी कपाट होते हैं, और यहां से फिर कहां बताओ, पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, और यहां से फिर कहां बताओ, यहां से जाएगा फिर कहां बताओ, बाया आलिंद और बाया नीले, फिर महाधमनी में जाएगा, एरोटा। हाइपरपेट्रोमिया से पीड़ित व्यक्ति को आसानी से पढ़ने के लिए पठन सामग्री की आंख से कितनी दूरी पर रखनी चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर से दूर, अधिक दूरी पर, 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर। ये देखो एज इट इज लाइन उठाइए, हाइपरमेट्रोपिया से निकट बिंदु को हो जाता 25 सेंटीमीटर दूर, कितना बताओ, 25 सेंटीमीटर दूर, 25 सेंटीमीटर दूर। निम्नलिखित कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है, प्लॉटर्स इनपुट नहीं है, ये ना आउटपुट है, तो कौन कौन सी देखो, ग्राफिक टेबल, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, तो ये देखो सारा लिख रखा है, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, ये सब, और प्लॉटर भी बता देते हैं आपको, यानी इसमें सूचना, ये हमने सूचना टेक्नोलॉजी में दिया था। ये देखो प्लॉटर कैसी है, आउटपुट डिवाइस, पेज नंबर 203, ये हमने सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डाला, ये पार्ट सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और आपके एसआई में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, पूरी कंप्यूटर नहीं पढ़ना है,
प्रिज्म आपतित श्वेत प्रकाश को निम्नलिखित अनुक्रम में जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रकाश किसमें बढ़ जाता है? विबज्योर। विबज्योर। विबज्योर क्या है? वॉयलेट यानी पहला आएगा बैंगनी, फिर इंडिगो, ठीक है, फिर ब्लू, फिर क्या आएगा? ब्लू, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। तो बताओ पहले क्या आएगा? वॉयलेट, ठीक है, फिर इंडिगो, ये आगे। तो वॉयलेट यानी बैंगनी पहले आएगा, ए नंबर, ए पहले आएगा, ए। उसके बाद इंडिगो यानी सी पे, ए के बाद सी आएगा, ये आ रहा है ए के बाद सी। उसके बाद ब्लू, डी आएगा। उसके बाद ग्रीन, ई आएगा। उसके बाद येलो ऑप्शन में नहीं, ऑरेंज ऑप्शन में नहीं, रेड बी आएगा। ये देखो, तो डी आंसर होगा। और ये देखो, ऐसा नहीं कि हमने लिखा, सब लिखा हमने इस पुस्तक में, इसलिए तो हम कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि एनसीईआरटी से प्रश्न आता है। और आपको तो फर्स्ट ग्रेड में सारे प्रश्न 10 तक के एनसीईआरटी के आते हैं, कभी कभी 11 12 आ जाते हैं, बाकी 10 तक की साइंस के एनसीईआरटी के आते हैं। ऐसा ही में भी 10th और 11 12 वाले प्रश्न आते हैं साइंस के, तो ठीक है। तो उसके लिए हमने पूरा निचोड़ आपको दे दिया निकाल के कि इतने प्रश्न बन सकते हैं, इन प्रश्न को याद कर लो। याद करना भी आसान है, वन लाइनर, रोज का एक पेज अपने रूम पार्टनर को सुनाओ पढ़ के कि भाई पूछ ले मुझे इस पेज में से कोई सा भी प्रश्न, और 10 दिन में ये पुस्तक पढ़ दोगे आप। भाई एक दिन में 10 पेज तो 10 दिन में 100 पेज बस, ठीक है। देखो विबज्योर, जब विचलन कोण की बात करें प्रिज्म से गुजारते हैं तो विबज्योर ये क्रम हो गया। सामान्य भौतिक प्रक्रिया के द्वारा कौन सा परिवर्तन सर्वाधिक सुगमता से उत्क्रमित होता है? सर्वाधिक सुगमता से उत्क्रमित होता है, ठीक है। तो बताओ बालू का जल, जब जल में पानी में मिट्टी डालेंगे, पानी में मिट्टी डालेंगे तो आराम से बाद में मिट्टी को पानी से अलग कर सकते हैं क्योंकि ये घुलती नहीं है, तो वापस उत्क्रमित हो जाता है, वापस उत्क्रमित हो उसी रूप में आ जाता है। तो बताओ उत्क्रमित हो जाता है वो भौतिक परिवर्तन होता है। ये देखो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में भौतिक परिवर्तन होता है जो उत्कर्णीय हो जाते हैं, ठीक है, जो उत्कर्णीय हो जाते हैं, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। अब जल में मिट्टी डालेंगे तो जल और मिट्टी वापस वैसी ही रहेगी, पानी को अलग कर सकते हैं, मिट्टी को अलग कर सकते हैं, ये घुलती नहीं है, ठीक है। कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता, नया प्रोडक्ट बनता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है, इसमें नया प्रोडक्ट बनता है, नया प्रोडक्ट बनता है। 2 कथन दिए, चांदी की वस्तुएं वायु में उद्भासित होने पर कुछ समय के पश्चात काली पड़ जाती है। चांदी वायु में तांबे के साथ अपक्रिया करके चांदी कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ा देती है। बताओ, देखिए, गुड, बहुत प्यारा प्रश्न, बहुत प्यारा प्रश्न, गुड गुड, लगभग सभी के अच्छे आंसर आ रहे हैं, सभी के बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, गुड। देखिए चांदी की वस्तु वायु में तो हाँ काली पड़ जाती है, ये बात बिल्कुल सही है, ए सही है। चांदी वायु में तांबे के साथ अपक्रिया की चांदी पर कॉपर सल्फेट, नहीं ये गलत है, तो केवल ए सही है, आर सही नहीं, ए सही है, आर सही है। कैसे? ये देखो स्पष्ट लिखा है, चांदी के बर्तन हवा में कुछ दिन खुले रखने पर काले पड़ जाते हैं, सिल्वर ऑक्साइड, किसके कारण? सिल्वर ऑक्साइड के कारण। तो चांदी की वस्तुएं कुछ समय बाद काली पड़ जाती है, यह बात बिल्कुल सही है। कॉपर कार्बोनेट की परत नहीं, तांबे की, क्योंकि सिल्वर ऑक्साइड के कारण, सिल्वर ऑक्साइड के कारण। ये देखो सीधा सीधा लिखा, एक ही लाइन में सारा आंसर लिखा है, क्लियर, ये सारी चीजें लिखी हुई। नेक्स्ट, विद्युत धारा का कौन सा सुचालक नहीं है? कौन सा सुचालक नहीं है? तो प्लास्टिक तार सुचालक नहीं है। बाकी देखो एल्यूमिनियम है, चांदी की फिल्म है, तांबा है, तांबा, एल्यूमिनियम और चांदी। ये देखो सीधा सीधा लिखा हमने, ये देखो चालकता, कौन चालक है? तो दो, सिल्वर यानी चांदी, कॉपर यानी तांबा और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, तांबा और चांदी, ये चालक है, और इनका क्रम भी लिखा घटता क्रम। अब बताओ, यदि ऐसी पुस्तक आपके हाथों में हो तो ये है, 17 प्रश्न आए थे, 17 में से 15 प्रश्न अपनी पुस्तक ने दिए। 2 कौन से प्रश्न नहीं दिए वो भी बता देता हूं, कौन से 2 प्रश्न अपने नहीं आए। हमने इस पार्ट को कवर नहीं किया था, इस पुस्तक में ज्यादा कवर नहीं किया था क्योंकि पादप वर्ग से बहुत कम प्रश्न आते, पादप वर्ग से, ठीक है, इसलिए हमने इसको कम प्रायोरिटी पे रखा था। निम्नलिखित में से किसे पादप वर्ग का एम्फीबिया कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। और एक प्रश्न ये नहीं आया था अपनी बुक में से। और समस्त रीढ़धारी प्राणियों में वयस्क अवस्था सहित जीवन पर्यंत कौन सी कोऑर्डिनेट विशेषता पाई जाती है? तो अभिप्रस्थ विवर तंत्रिका रज्जु। ये 2 हमने, बहुत इजी था ऐसा नहीं ये भी, लेकिन हमने इसको कवर नहीं किया। क्यों? साइंस
एसआई में देख लो, पादा वर्ग से बहुत कम पर्सन आते हैं, फर्स्ट ग्रेड में नहीं आते हैं। तो यहां जो फर्स्ट ग्रेड है, आरएस है, एसआई है, ठीक है, और रीट है, इनमें यहां से बहुत कम पर्सन, इसलिए हमने इसको थोड़ा कम प्रायोरिटी दी थी। तो आप देख सकते हैं कि हमारी पुस्तक का रिजल्ट 17 में से 15, 90% रिजल्ट बहुत होता है, 90% रिजल्ट बहुत होता है, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, तो आप साइंस के लिए मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा इस पुस्तक को। यदि एनसीईआरटी से, देखो मोस्टली पर्सन आप एनसीईआरटी से आएंगे, मूल पुस्तक कौन सी, एनसीईआरटी, और हमने इस पुस्तक को एनसीईआरटी से बनाया, इस पुस्तक को एनसीईआरटी से बनाया। तो ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है आने वाले एसआई के एग्जाम। जिनको लगता है साइंस के लिए क्या पढ़े, साइंस के लिए क्या पढ़े, इसमें टेक्नोलॉजी भी है, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, सब इसमें शामिल है, पर्यावरणीय मुद्दे सब शामिल है। लेटेस्ट डीआरडीओ की ने कौन सी मिसाइल लॉन्च की, कौन सा युद्धपोत बनाया, ठीक है, इसरो ने कौन सी सैटेलाइट लॉन्च किया, सब इसमें अपडेट है एकदम अपडेट के साथ, नए आंकड़ों के साथ है ये पुस्तक। ठीक है, एनसीईआरटी का समावेश है। तो ये पुस्तक आपके लिए लाभदायक हो सकती है। फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए फर्स्ट ग्रेड का भी पूरा सिलेबस कवर करती है। अब मेरा मानना है कि सर पुस्तक कहां से परचेज करें, जिनको पुस्तक चाहिए साइंस की, और मैं ये मानता हूं कि मात्र 160 रुपए में, ठीक है, अभी तो डिलीवरी चार्ज फ्री कर, 160 रुपए में आपके घर बैठे पुस्तक आ जाएगी। और इसमें तो आपको था एक पिज्जा आता है, वो भी नहीं आता होगा, ठीक है, और इसमें आप पुस्तक पढ़ के देखोगे ना तो आनंद आ जाएगा। आपने पहले साइंस कहीं से पढ़ के, रिवीजन के लिए बेस्ट पुस्तक है भाई। साइंस के लिए आपने बायोलॉजी की अलग पुस्तक पढ़ी होगी, केमिस्ट्री के लिए अलग, टेक्नोलॉजी के लिए अलग, और फिजिक्स के लिए अलग। अब अलग अलग नहीं, आपने अलग अलग पढ़ ली तो पढ़ ली, रिवीजन के लिए ये पुस्तक ले लो। मैं ये कहता हूं जिनका एसआई का एग्जाम है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं एग्जाम होने के बाद आपको फिर मैं लेके आऊंगा, जिस 17 में से पर्सन, तो आपके साइंस के 15 आएंगे, 15 में से 10-12% तो ये पुस्तक आ ही जाएंगे, 10-12% तो इस पुस्तक में से। ठीक है, तो रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट पुस्तक है ये। ठीक है, 100 पेज आप कभी भी रिवीजन कर सकते हैं, और जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए तो सबसे बेस्ट पुस्तक है। और भी बहुत सारी पुस्तकें, जैसे राजस्थान ज्योग्राफी है, आर्थिक समीक्षा है, इंडिया की पॉलिटी है, राजस्थान की पॉलिटी है, साइंस है, इन सभी पे अभी डिलीवरी चार्ज फ्री है, फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। कहां से, यदि आप हमारे एप्लीकेशन से ऑर्डर करते हैं, अपनी तैयारी ऐप से ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो घर बैठे आपके पास 7 से 10 दिन में पुस्तक आ जाती है, और डिलीवरी चार्ज फ्री रहेगा। कब, यदि आज और कल 31 तारीख और 1 तारीख, 31 दिसंबर 1 जनवरी, आज और कल ऑर्डर करते हैं तो यह इसके लिए आपको फ्री रहेगी, आज और कल के लिए। ठीक है, आज और कल के लिए डिलीवरी चार्ज फ्री रहेगी। और इसके अलावा आप हमारी कल्चर की पुस्तक है, फर्स्ट ग्रेड के लिए ज्योग्राफी की पुस्तक है, फर्स्ट पेपर, ये ज्योग्राफी की पुस्तक है। फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर के लिए पॉलिटी की पुस्तक है, और सेकंड ग्रेड के लिए इंडिया पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी, और पड़ोसी देशों के साथ संबंध, विदेश नीति, और जिला दर्शन। कोई सी भी पुस्तक आप यदि अपनी तैयारी से आज और कल ऑर्डर करते हैं, ठीक है, तो 7 से 10 दिन में आपके पास पुस्तक आ जाती है। ऑर्डर करते हैं, आपके मेल बॉक्स में मेल आ जाता है, इससे पता लग जाता है आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया, और 7 से 10 दिन में आपके घर पहुंच जाती है। ठीक है, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं घर बैठे, और अच्छी पुस्तकें आने वाले 2026 में आपके लक्ष्य के लिए आपको तो इसको अपने स्टडी टेबल पे शामिल कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि 2026 में आपने जो लक्ष्य तय किया है उसमें, उसकी प्राप्ति में ये पुस्तकें बहुत लाभदायक साबित होगी। और ये तो पुस्तकों पे ऑफर हो गया, आप कहते हैं सर बुक्स पे ऑफर कब आएगा, और आपको तो अपनी तैयारी एप्लीकेशन के सभी कोर्स और टेस्ट सीरीज पे भी ऑफर चल रहा है। आज 31 तारीख है, कल नया साल बदल जाएगा, यानी साल परिवर्तित हो जाएगा, 1 तारीख आ जाएगी, आज और कल ऑफर भी रहेगा, थ्योरी और एमसीक्यू बेच पे। अपनी तैयारी एप्लीकेशन, अपनी तैयारी सबसे न्यारी, तभी तो मिलेगी जॉब सरकारी। ठीक है, लोग रुक रुक कर संभलते क्यों हैं, जब डरते ही हैं तो घर से निकलते क्यों हैं। हम घर से निकल चुके हैं लक्ष्य की ओर, लक्ष्य प्राप्त कर ही घर वापसी होगी। तो 2026 के लिए सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, सभी को नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। आप अपने लक्ष्य स्थापित करें और उन लक्ष्यों के लिए प्रयासरत रहें। इस साल 2025 में आपकी क्या वीकनेस रही, उसको आप स्ट्रेंथ में तब्दील करें, अपनी स्ट्रेंथ बनाएं जो अपनी इस बार कमजोरी रही है, और क्या क्या आपने कहां आप, ठीक है, कि यदि यहां मैं ठीक कर लेता, इस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेता, तो शायद मैं सिलेक्ट हो जाता, मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते। तो वो अपना जो वीक पॉइंट है, ठीक, वीकनेस है, उसको स्ट्रेंथ में बदलिएगा। ठीक है, लक्ष्य निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा, लेकिन लक्ष्य के लिए टाइम बाउंड कीजिए अपना आपको। जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मान लीजिए आप बिना प्रॉपर मेल आईडी डाले, प्रॉपर बिना ईमेल आईडी डाले हुए किसी को ईमेल भेजोगे तो वो मेल नहीं पहुंचेगा कहीं भी।
इसी प्रकार यदि आप किसी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं और टिकट कलेक्टर को बोलते हैं मुझे टिकट दे दीजिए, वो बोलेगा कहां का, कहां का, तो आप बोले कहीं का भी दे दीजिए, तो आप कहीं नहीं पूछोगे। लेकिन यदि आप पहले से फिक्स करके जाते हो कि मुझे जयपुर का टिकट चाहिए, जोधपुर का, तो वो उसी का टिकट देगा। आप कहोगे कहीं का भी दे दीजिए, तो शायद वो नहीं देगा। एक और उदाहरण देता हूं जो बहुत गजब का है। मान लीजिए आप लक्ष्य के दौर में, मान लीजिए आप लक्ष्य स्थापित कर लेते हैं, लक्ष्य स्थापित कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन लक्ष्य को अपने आप को टाइम बाउंड कीजिए कि मुझे इस साल ही जॉब चाहिए, इस साल ही जॉब चाहिए, उसके लिए अपने आप को टाइम बाउंड कीजिएगा। तो उम्मीद है कि नया साल अपने सपनों को साकार करने वाला साल होगा और सभी को, आपको अपनी तैयारी परिवार की ओर से, आप अपने तैयारी परिवार के सदस्य हैं, तो सभी को नव वर्ष की ढेर सारी एडवांस में शुभकामनाएं। और नव वर्ष में आप अच्छा कुछ करें जो हम कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है। कोर्सेज पे छूट, बुक्स पे छूट आपके लिए लेके आए हैं। अपनी तैयारी पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।